वैदिक संस्कृति का जो टाइम पीरियड है आपका वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। मैं भी इसको समझा दूंगा ताम्रपाषाण संस्कृति से कनेक्ट करके, ठीक है। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम लोग, है ना। वैदिक संस्कृति को दो भागों में, एक ऋग्वैदिक काल, पंद्रह सौ ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और एक हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक। ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं ना। ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व भी कहते हैं। वैदिक काल का ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है ना। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये डेट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वैदिक संस्कृति, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक। अब इसको पढ़ने का स्रोत क्या है हम देखेंगे। तो एक तो स्रोत है यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत है ना, दोनों को पढ़, पुरातात्विक स्रोत में क्या है यहाँ पे BRW, ठीक है, संस्कृति से प्राप्त अवशेष, ठीक। BRW संस्कृति से प्राप्त अवशेष, यहां पर आ जाता है PGW, इसके बारे में लिखाया नहीं था, संस्कृति से प्राप्त अवशेष। PGW का मतलब है चित्रित, पेंटेड, चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन, पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन। इसको मैं भी समझाऊंगा आपको, एक बार अभी आप लिखिए। आप वैदिक काल को जानने का स्रोत क्या है। वैदिक काल को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, दो भागों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक। पूर्व वैदिक काल का ये है और उत्तर वैदिक काल का ये है। कैसे जानते हैं हम, पुरातात्विक स्रोत। अभी जैसे BRW नामक जो स्थल बताया हमने, ऐसे ही बहुत सारे जगह से PGW बर्तन मिलेंगे आपको, पेंटेड ग्रेवेयर। अच्छा, उसके साथ जो चीजें मिलती है ना, वो बताता है कि उत्तर वैदिक काल की है। कैसे होता है, जो साहित्य में जो लिखा हुआ है और जो चीजें मिलती है, दोनों को मिलाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। फिर ऐसे कालक्रम के आधार पर सब, मतलब ये सब मेथड होता है निर्धारण करने का। इंपॉर्टेंट क्या है, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक। साहित्यिक स्रोत में क्या है यहाँ पे, अब दोनों के लिए जब हम बात करते हैं तो चार तो आपके वेद ही हो जाते हैं, है ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यथर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद, ठीक। अब ऋग्वेद जो है इस काल के बारे में पहला है, बाकी सब जो है बाद इस काल के बारे में बताता है, ठीक। ऋग्वेद इस काल के बारे में बताता है, बाकी इस काल के बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा, वेदों को समझने के लिए और किताबें लिखी गई वैदिक काल में,
इन चारों वेद को समझने के लिए और किताबें लिखी गई। उन किताबों को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। इन वेदों को समझने के लिए और किताबें लिखी गई, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, इन सब का परिचय मैं अभी टॉपिक के अंत में दूंगा, इन सब किताबों के बारे में भी परिचय। शुरू में मैं क्यों अभी दे रहा हूं, यहाँ थोड़ा नाम आपको बताया हमने। जब आप कोई किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो बार बार उसमें वेदों का, ब्राह्मणों का, आरण्यकों का, उपनिषदों का उल्लेख। कोई भी पैराग्राफ पढ़ेंगे ना कि ऋग्वैदिक काल का जीवन ऐसा था, राजा ऐसे होते थे, तो कैसे पता चलता है? या तो ऋग्वेद से या फिर कोई और साक्ष्य बता रहा है। तो लेखक क्या करता है? बार बार साक्ष्य का उल्लेख करेगा किताब में। कोई भी बात जब लेखक लिख रहा है, या तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर या साहित्यिक। अब तक पीछे में जो भी पढ़ा केवल पुरातात्विक के आधार पर था, तीनों टॉपिक। अब जो हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक, अब समझ लो 90-95% बातें हम साहित्य के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तत्व का है तो बहुत कम इसके पूरक की भूमिका में होगी। ठीक, चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सबको वैदिक साहित्य कहा जाता है। ये मैं आपको अलग से लिखाऊंगा, अभी मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं। क्या हमारा वैदिक संस्कृति, ठीक है। कालखंड बता दिया, दो हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। दोनों को जानकारी का सोर्स क्या है? पुरातात्विक और साहित्यिक। इसका ये और इसका ये सोर्स है, ये साहित्य है। मेनली इसके आधार पर हमें जानकारी मिलती है। पढ़ना क्या हमें वैदिक संस्कृति में? कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें? लिख लें आप एक बार जरा। हमें पढ़ना है वैदिक संस्कृति में, तो भौगोलिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान, ठीक है, भौगोलिक ज्ञान। फिर आप लिख लेंगे यहां पे अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, धर्म और साहित्य। ठीक है, तो वैदिक काल में हमें क्या पढ़ना है? भौगोलिक ज्ञान, वेदों से किन क्षेत्रों की जानकारी मिलती है, तो 10-5 इंफॉर्मेशन है। उस काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के। राजनीति कैसी थी, समाज कैसा था, धर्म कैसा था, और साहित्य। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ना है हमें इसके अंतर्गत। ठीक, अब एक छोटी सी जानकारी आपको समझने के लिए मैं बता दूं। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे ताम्रपाषाण काल के, ठीक है, हमने कहा 2000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी में देश के अलग अलग हिस्सों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की हमें जानकारी, अभी पूरा पिक्चर दिया मैंने आपको। इसी दौर में क्या होता है, हमें यह भी जानकारी मिलती है कि मध्य एशिया में रसिया के नजदीक कुछ रहने वाले खानाबदोश लोग थे, जो वहां से यूरोप, ईरान और भारत की तरफ बेहतर जीवन के लिए अलग अलग समय में माइग्रेट करते हैं। भारत में भी 1500 ईसा पूर्व के आसपास माइग्रेट माना जाता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का यूज किया गया, उन्हीं के लिए यूज किया गया है, ऐसा माना जाता है। इसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है, बट अभी फिलहाल इसको ऐसे ही देखना हमें मानना है ना। जितना पीछे रहेंगे ना उतनी रिसर्च की समस्याएं हैं, जितना करीब आते जाएंगे, जैसे डलहौजी ने क्या किया तो क्लियर था डलहौजी ने ये किया, जितना पीछे जाएंगे उसमें संभावनाएं बहुत हैं, संभवतः ऐसा लगता है, तो ज्यादा रिस्क भी नहीं होता है उसमें। जहां क्लैरिटी है वहां इंफॉर्मेशन भी ज्यादा हो जाते हैं। तो अब ये पूरा ताम्रपाषाण काल, जैसे हमने बताया आपको कि ये सब इलाके में BRW भी प्रचलित था।
जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे तो हम क्या पाएंगे, ऋग्वेद में इन क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तो जब मैं कह रहा हूं ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल का मतलब ये नहीं कि मैं पूरे भारत की बात करने जा रहा हूं। ऋग्वेद में जिन क्षेत्रों का उल्लेख है हम तो उतने ही काल की बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के प्राचीनतम साहित्य में इसकी गिनती होती है। भारत का तो प्राचीनतम साहित्य है ही, संस्कृत की भी सबसे प्राचीनतम पुस्तक है ऋग्वेद, दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक है, भारत की प्राचीनतम पुस्तक है। ये सब बातें अलग से परिचय दे दूंगा मैं। संस्कृत की भी प्राचीनतम पुस्तक है। ठीक, तो ऋग्वेद में किन किन क्षेत्रों का उल्लेख है? ऋग्वेद में केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऋग्वैदिक काल का मतलब यह है, उत्तर वैदिक काल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर आ जाइए आप, इन सब इलाकों का उल्लेख, नर्मदा नदी का और विंध्य पर्वत का उल्लेख है ना। तो उत्तर वैदिक काल का मतलब ये ना कि पूरा भारत। तो जब मैं ऋग्वैदिक काल आपको बता रहा हूं तो उसी समय देश में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, उनके बारे में बताने वाला कोई नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पर जब मैं कह रहा हूं ऋग्वैदिक काल, तो वही BRW के समानांतर इस क्षेत्र में बहुत जगहों से काले एवं लाल रंग के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, और वहां से जो जो वस्तुएं मिली हैं उसी तरह की वस्तुओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उन वस्तुओं का काल निर्धारण भी कर लिया जाता है वैज्ञानिक मेथड से, ऋग्वेद की चीजों को पढ़ भी लिया गया है। तो मिला के माना जाता है हाँ, ये जो संस्कृति वाले लोग थे ताम्रपाषाणिक, वो ऋग्वेद के समानांतर स्थानीय लोग थे, ऐसे माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका। हमने पीछे भी कहा था पाकिस्तान क्यों इतिहास से बचता है, इसलिए इतिहास से बचता है कि साझा इतिहास है ना पूरा का पूरा। अब सोचो ऋग्वेद का संकलन ही इसी क्षेत्र में हो रहा है, तो पूरे इतिहास को पाकिस्तान पढ़ाने लगेगा तो फिर उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इतिहास में फेर बदल करके वो अपने हिसाब से पढ़ाता रहता है अपने छात्रों को। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का मतलब ये क्षेत्र तो ही गया, प्लस गंगा घाटी का क्षेत्र, बिहार तक का उल्लेख आपको मिलेगा। अब ऋग्वेद का मतलब ये नहीं कि आपको आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन सब का उल्लेख मिल रहा है, ऐसा नहीं है। उत्तर वैदिक साहित्य में आपको इन सब का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, तो इससे अंदाजा भी लग जाता है साहित्य की अपनी सीमाएं भी हैं। साहित्य पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, भारत के कुछ हिस्सों को रिप्रेजेंट कर रहा है।